नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम इस वीडियो में फ्रांस की न्याय व्यवस्था को देखते हैं। फ्रांस की न्याय व्यवस्था फ्रांस के पंचम गणतंत्र को विलक्षण बनाती है। सामान्यतः एक ही प्रकार की कानून को या कानूनी जो समानता है वह आधुनिक समय में सभी गणतंत्रों के लिए लक्ष्य रही है। ब्रिटेन जिस रूल ऑफ लॉ पे प्राउड फील करता है, जिसका मुख्य आधार सभी कानूनी समानता है, सभी के लिए एक कानून, सब कानून के आगे समान, कानून की सर्वोच्चता, फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में दो तरह के कानून हैं और दो तरह के न्यायालय हैं। तो वह कैसी है वहाँ की न्याय प्रणाली देखते हैं। फ्रांस की 1789 की जो महान क्रांति है, उससे पूर्व फ्रांस में कोई कानून की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि अगर फ्रांस में एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो हर थोड़ी थोड़ी दूर में कानून बदलते जाते थे, और फ्रांस की क्रांति ने इसको और ज़्यादा तहस-नहस कर दिया। सर्वप्रथम नेपोलियन ने फ्रांसीसी विधि संहिता को संहिताबद्ध करने का कार्य किया, और आज भी फ्रांस के कानून नेपोलियन की जो संहिता है उसका उन पर प्रभाव है। उसके अलावा रोम की जो वैधानिक पद्धति है, फ्रांस की जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्रांसीसी राजाओं द्वारा जो निर्मित कानून थे, 1789 की राज्य क्रांति और नेपोलियन संहिता, इन्होंने फ्रांस के न्यायिक सिस्टम को, कानून को शेप दिया, कानून को प्रभावित किया। मुख्य विशेषताएं: फ्रांस में संविधान भी लिखित है और विधियां भी लिखित हैं, यानी रूढ़ियों के लिए स्थान नहीं है जितना ब्रिटेन में है। यहाँ दो प्रकार के न्यायालय हम देखेंगे, ऑर्डिनरी न्यायालय है और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है। इनका अपना अपना ढांचा है। यहाँ कोई केस लॉज नहीं, यानी न्यायालय अपने किसी भी निर्णय को स्वतंत्र रूप से सुनने के लिए प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि अगर उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह कानून की तरह कार्य करता हो, जैसा भारत में होता है। केस लॉज में क्या होता है, जैसे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो कानून हैं, हाई कोर्ट्स के जो निर्णय होते हैं वो लोअर कोर्ट में और दूसरी हाई कोर्ट में या बाद वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में भी एज ए लॉ काम करते हैं। ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ न्यायालय प्रशासनिक अंग की तरह है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी चीज़ फ्रांस में नहीं है। ये जो मुख्य अंतर है कि आधुनिक समय में रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। ये सभी के लिए आदर्श विषय गुण माने गए, सब संविधानों के लिए। लेकिन फ्रांस में ये दोनों ही, फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है। यहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा होती है, और यह परीक्षा उच्च न्यायिक परिषद, हाई जुडिशियल काउंसिल करती है। फ्रांस में न्यायिक पुनरीक्षण का अभाव है। देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था फ्रांस में नहीं है, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान नहीं है। हालांकि इससे मिली जुली और सीमित मात्रा में ऐसा कार्य करने वाली एक संस्था है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, यानी संविधान परिषद। और संविधान परिषद संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का रिव्यू करती है। संसद के कानून हैं उनको रिव्यू करती है। लेकिन ये जो रिव्यू की इसका जो स्कोप है वह भी समय के साथ विस्तृत हुआ है। यानी शुरू में कुछ विशेष प्रकार की, जैसे आंगिक विधि और प्रक्रिया अधीन जो नियम थे वो इनको भेजे जाते थे। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दोनों सदनों के जो अध्यक्ष हैं वही इनको भेज सकते थे। लेकिन बाद में संशोधन करके ये प्रावधान किया गया कि दोनों सदनों के 60-60 MP अगर भेजना चाहे तो इसको भेज सकते हैं रिव्यू के लिए। और 2008 में तो ये भी कर दिया कि अगर किसी कानून से कोई नागरिक को अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन का एहसास होता है तो वह कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट उस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल में भेज सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल उस कानून को रद्द कर सकती है, बशर्ते वह नागरिकों के मूल अधिकार
का वोलेशन करता है, उल्लंघन करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का दायरा समय के साथ बहुत ज़्यादा विस्तृत हुआ है, लेकिन फिर भी वह जुडिशियल रिव्यू के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया है। तो हम यही कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू फ्रांस में नहीं है। उनके जो कोर्ट का ढांचा है, ऑर्डिनरी कोर्ट है। ऑर्डिनरी कोर्ट में नीचे जो क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट और स्पेशलाइज्ड कोर्ट इन फर्स्ट इंस्टेंस, यानी विशेष प्रकार के कानूनों या विशेष प्रकार के मुद्दों से रिलेटेड जो कोर्ट होते हैं, जैसे लेबर कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट, सोशल सिक्योरिटी कोर्ट। सिविल कोर्ट में ये स्ट्रक्चर है। क्रिमिनल कोर्ट जैसे पुलिस कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, जूरी कोर्ट, ये कोर्ट। इसके बाद में कोर्ट ऑफ अपील हैं। अगर हम कोर्ट ऑफ अपील पूरे फ्रांस में 36 हैं, ये इनका फ्रांसीसी नेम है। और सबसे ऊपर जो सर्वोच्च है, यानी ऑर्डिनरी कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय है, उसका नाम कोर्ट दी सेसेशन है। यह पेरिस में स्थित है। इसे विराम न्यायालय, यानी इस शब्द का अर्थ होता है विराम, सर्वोच्च न्यायालय यानी ऑर्डिनरी कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में सबसे नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट हैं, इसके ऊपर अपील के लिए कोर्ट हैं, ये इनके फ्रांसीसी नेम हैं। और अंतिम यानी जो सर्वोच्च है वो है काउंसिल द स्टेट। तो जो दो नाम सबसे महत्वपूर्ण है वो है कोर्ट डी सेसेशन और ये काउंसिल डी स्टेट। इसके अलावा इन ढांचों के अलावा भी बहुत प्रकार के ट्रिब्यूनल और ये संरचनाएं वहाँ के न्यायालयों में हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फ्रांस में 42 हैं और अपीलीय न्यायालय 8 हैं। संख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव न्यायालयों के अतिरिक्त ये जो अलग अलग प्रकार की काउंसिल कोर्ट, रिफ्यूजियों के लिए अलग, किसी के लिए अलग, ये सब इस प्रकार की काफ़ी, ऑडिटर्स के लिए अलग, डिसिप्लिनरी कोर्ट अलग, ये सब वहाँ और भी कोर्ट्स हैं। इन दो प्रकार के न्यायालयों के, अगर हम फ्रांस के न्यायालयिक सिस्टम को पढ़ना चाहते हैं, न्याय प्रणाली को पढ़ना चाहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो ये हैं कि इन दो प्रकार के न्यायालयों, यानी दो प्रकार के कानूनों को देखने के लिए दो प्रकार के न्यायालय हैं, ऑर्डिनरी कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। इनके अतिरिक्त वहाँ 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, वो हैं द हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी, द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस और द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, यानी संविधान परिषद। जो हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी है, हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी, इसके बारे में कहा गया है कि इसके 2 सेक्शन होंगे। एक जिसका मुख्य होगा वो ऑर्डिनरी कोर्ट की जो सर्वोच्च न्यायालय था उसका जो कोर्ट डी सेसेशन, उसका जो चीफ होगा वह इसको प्रिजाइड करेगा। और दूसरा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर जुरिस्डिक्शन रखता है उसका जो हेड होगा वह इसे प्रिसाइड करेगा। ये इनका कंपोजिशन है कि ये 5 जज होंगे, ये लॉयर होंगे, ये 6 सदस्य होंगे। इन 6 सदस्यों की नियुक्ति हैं वो प्रेसिडेंट और दोनों सदनों के अध्यक्ष करते हैं, यानी प्रत्येक 2-2 करता है। यही 6% इसमें होते हैं। इनके जो कार्य हैं वह अपॉइंटमेंट और डिसिप्लिन वाले और राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करती है। यानी ये जो संस्था है द हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी, इसके 2 ब्रांच हैं। इन दोनों का हमने देख लिया। ये दोनों एक तरीके से न्यायिक जो अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और उनके अनुशासन से संबंधित मामलात को देखते हैं। द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, यह एक न्यायिक न्यायालय नहीं है बल्कि एक राजनीतिक न्यायालय है। जब हम राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट देखेंगे तब हम देखेंगे कि किस प्रकार इस हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस का महत्वपूर्ण रोल वहाँ है। इसका संगठन है वह संविधान में उल्लेखित नहीं है, आंगिक विधि से तय होता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो दोनों सदनों के द्वारा चुनाव किए हुए होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, संविधान परिषद। संविधान परिषद संविधान के 7वें टाइटल यानी 7वें भाग में आर्टिकल 56 से 63 इसका प्रावधान है। इसमें 9 सदस्य होते हैं और इन 9 सदस्यों के अलावा फ्रांस के गणतंत्र के जितने भी पूर्व राष्ट्रपति होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। और ये जो 9 सदस्य होते हैं ये कौन अपॉइंट करता है? 3 फ्रांस का प्रेसिडेंट, 3 नेशनल असेंबली का प्रेसिडेंट और 3 सीनेट का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है।
इनका टर्म 9 साल का होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है, ये संसद के सदस्य नहीं होने चाहिए। कार्य क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल राष्ट्रपति का चुनाव करवाती है, संसद सदस्यों से संबंधित जो चुनाव होता है उसकी शिकायत लेती है। यानी संसद सदस्यों का चुनाव नहीं करवाती है, नेशनल असेंबली इनके चुनाव नहीं करवाती, उनके सिर्फ विवादों को यह देखती है। रेफरेंडम आयोजित करती है और संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जो प्रक्रिया संबंधी नियम और इंस्टीट्यूशनल एक्ट हैं वो अनिवार्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को भेजे जाएंगे, वो इनका रिव्यू करती है। ये कौन कौन से बिल हैं? इंस्टीट्यूशनल एक्ट, प्राइवेट मेंबर बिल मेंशन्ड इन आर्टिकल 11, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। रिव्यू करती है कि ये संविधान से संगत हैं या नहीं है, यानी एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू वाला कार्य करती है, संविधान से संगत है या नहीं है। ये बिल अनिवार्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को भेजे जाते हैं कि यह संविधान से संगत है या नहीं है। इसके अलावा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में भी रेफर टू कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल। कुछ प्रकार के बिल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को रेफर किए जा सकते हैं। वो कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, नेशनल असेंबली का प्रेसिडेंट कर सकता है और सीनेट का प्रेसिडेंट कर सकता है। बाद में इसका दायरा और बढ़ा दिया, ओरिजिनल का संविधान में ये इतने ही थे, लेकिन अब नेशनल असेंबली के 60 सदस्य या 60 सीनेटर्स ऐसा कर सकते हैं। इन ऐसे प्राप्त कानूनों को 1 माह में निर्णय देना होता है कि यह संविधान के संगत है या नहीं है। और 2008 में बहुत बड़ा परिवर्तन किया जिसे प्रायोरिटी क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी कहते हैं। 61(1) ऐड किया गया। इस आर्टिकल के अनुसार अगर if during proceeding in progress before a court of law it is claimed that a statutory provision infringes the right and freedom of guaranteed by the constitution, the matter may be referred by the conciliator or by the court the session to the constitutional council within a determined period। यानी कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान अगर कोर्ट को यह लगता है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसको जो गारंटी संविधान देता है उसका उल्लंघन हुआ है, तो मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल में भेज सकते हैं। कौन भेज सकता है? 2 प्रकार के न्यायालय हैं, उन दोनों के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं वो मामले को संविधान परिषद में भेज सकते हैं। तो इसे कहते हैं प्रायोरिटी क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। यह 2008 में संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया है। इससे जो 2 निष्कर्ष निकलते हैं वो ये है कि एक तो संविधान परिषद का दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और दूसरा जुडिशियल रिव्यू जैसी बात भी आ गई, यानी जुडिशियल रिव्यू जैसा काम संविधान परिषद करने लग गई। तीसरा जो दोनों सर्वोच्च न्यायालय हैं उनका दायरा भी बढ़ गया। संविधान परिषद के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, ये हमने पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लॉक क्या है। 1971 से पहले जो एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल डिसीजन थे उन्हें जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ से संगत होना पड़ता था, और न्यायालय उनको नहीं पलटते थे। ऐसा पलटना ये माना जाता था कि वह फ्रेंच पार्लियामेंट के ऊपर अपना अनइलेक्टेड लोग हैं वो अपना शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गलत है। लेकिन 1971 में कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का जो ये निर्णय था उसमें कहा गया कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स रेफरेंस टू द प्रिंसिपल लेड इन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन एज ए रीजन फॉर रिजेक्टिंग ए लॉ दैट अकॉर्डिंग टू द काउंसिल वोलेट वन ऑफ दिस प्रिंसिपल। यानी संविधान परिषद न सिर्फ कानून, सामान्य कानून के सिद्धांत, बल्कि प्रस्तावना और प्रस्तावना में जो उल्लेखित सिद्धांत हैं, फ्रांस की पंचम गणतंत्र की प्रस्तावना में कहा गया है कि चतुर्थ गणतंत्र की प्रस्तावना में उल्लेखित सिद्धांत तथा एनवायरनमेंट चार्टर में उल्लेखित सिद्धांत और फ्रांस की राज्य क्रांति की जो घोषणा थी उसमें उल्लेखित
अधिकार और सिद्धांत भी किसी कानून को रद्द करने का आधार हो सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट न होकर कई डॉक्यूमेंट्स का नाम है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लॉक कहा गया। इसमें शामिल हैं 1789 की क्रांति की जो घोषणा थी उसका, 1946 के संविधान का प्रियम्बल तथा एनवायरनमेंट चार्टर। और इस निर्णय से ऐसा हो गया कि संविधान परिषद ने अपने रिव्यू करने की शक्ति में इतना ज़्यादा इजाफा कर लिया। और सारे चेंजेस के साथ 66.1 में ये लिखा है, नो वन शैल बी सेंटेंस टू डेथ। यानी फ्रांस की जो न्याय प्रणाली है उसमें इतनी सारी विचित्रता में एक पॉइंट ये भी है कि यहाँ संविधान में लिखा है कि मृत्युदंड नहीं होगा। यहाँ डिफेंडर ऑफ राइट एक पद भी जोड़ा गया है 2008 में। 2008 में सोशियो इकोनॉमिकल काउंसिल है, सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट काउंसिल, उसका भी प्रावधान है। संविधान में यहाँ एनवायरनमेंट चार्टर को भाग बनाया गया है। तो बहुत सारी ये बातें हैं जो संविधान को विलक्षण बनाती हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।